हेलो दोस्तों, मैं अरविंद एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्रेस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की क्लास में यदि हम लोग बात करें तो जैसा कि आपको कल की क्लास में डिलीवर हो चुका है एक्सरसाइज 5.1 मतलब कि 5 हम लोगों ने शुरू कर रखा है क्लास 10th मैथमेटिक्स का। ठीक है, क्लास 10th मैथ की क्लास जिसमें चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 की डिस्कशन आज होने वाली है। तो 5.1 को डिस्कस करने से पहले 5.1 को डिस्कस करने के लिए जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट थे उस कॉन्सेप्ट को मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में आपको प्रोवाइड कर रखा है कि एपी क्या होता है, एपी कैसे फाइंड आउट करते हैं, कौन सी सीरीज एपी में होती है नहीं होती है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने कर रखी है। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग एक्सरसाइज 5.1 को पढ़ेंगे। और जिन लोगों ने 5.1 को पढ़ना चाह रहे हैं उससे पहले यदि वो इसके पहले वाले लेक्चर को नहीं देख रखे हैं तो वो पहले देख लें, क्योंकि बिना उस लेक्चर के आप इस चैप्टर को सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट वहाँ से चाहिए। कॉन्सेप्ट आप यदि वहाँ से लेके आओगे तभी आप यहाँ पे काम कर पाओगे। क्लियर है? तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में पहला क्वेश्चन लेके आते हैं जो आपके एग्जाम्पल से है। ठीक है, एग्जाम्पल से ही, क्योंकि एग्जाम्पल एनसीईआरटी के एग्जाम्पल भी आपके एग्जाम में बहुत ही आते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं सारे, इसलिए मैं आपसे एक गुजारिश छोटी सी करता हूं कि यदि आप लोग मैथ के क्वेश्चन लगा रहे हो और एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो तो इस केस में आप दो चीज़ें जरूर ध्यान दीजिएगा। पहली चीज़ कि आप एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल जरूर लगाइएगा और उसके साथ साथ विविध प्रश्नावली यानी एग्जाम्पल उदाहरण सारे लगाने हैं, उसके साथ साथ मिसलिनियस जो है वो भी आपको सारे के सारे कंप्लीट करने हैं, एक भी नहीं छोड़ने हैं। ठीक है, और आप यदि मेरे साथ कंटिन्यू करेंगे तो मैं तो सारा आपको लेके चलूंगा ही, मतलब कि सारे के सारे एग्जाम्पल भी और उसके साथ साथ पूरे चैप्टर पे। ठीक है, तो सर चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि एपी 3/2 1/2 -1/2 -3/2 के लिए प्रथम पद और सर्वांतर लिखिए। मतलब ये जो सीरीज है, इस सीरीज में सबसे पहली चीज तो ये कह रहा है एपी में है ना, इस एपी के लिए प्रथम पद और सर्वांतर लिखना है। तो बहुत आसान सा काम है, हालांकि हमसे नहीं बोला गया है कि एपी चेक करिए। ठीक है, लेकिन फिर भी हम एक काम करेंगे कि हम इसका एपी पहले चेक करेंगे। ठीक है, तो सोल्यूशन लिखने के लिए 3/2 1/2 -1/2 एंड -3/2। ठीक है, ये एक सीरीज है। इस सीरीज को चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, एपी में है या नहीं है इसके लिए कंडीशन है T3 - T2 इज इक्वल टू T2 - T1। यदि ये दोनों साइड इक्वल आ जाएं तो इसका मतलब कि आपकी जो सीरीज गिवन है वह एपी में है। T1 कौन सा होता है, जो फर्स्ट टर्म होता है उसे T1 कहते हैं, सेकेंड टर्म को T2 कहते हैं, थर्ड टर्म को T3 कहते हैं। क्लियर है? देन T3 -1/2 माइनस T2 मतलब माइनस T2 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू T2 1/2 माइनस T1 की वैल्यू 3/2। यदि आप इसे सॉल्व करोगे तो -1 अपान 2 इज इक्वल टू, आप इसे एलसीएम लोगे तो आएगा 1 - 3 इज इक्वल टू, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आएगा -2 अपान 2 इज इक्वल टू -2 अपान 2। कैंसिल आउट करेंगे, दोनों साइड इक्वल आएगा, 1 इक्वल टू -1, यानी ये सीरीज एपी में है। यदि ये सीरीज एपी में गिवन है तो आपको काम बस इतना करना है कि आपसे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद और सर्वांतर। ठीक है, प्रथम पद और सर्वांतर पूछा गया है तो आपको एपी देखते ही एपी का जो सबसे पहला टर्म होगा वही आपका प्रथम पद कहलाता है। और प्रथम पद को प्रदर्शित करने के लिए जो सिंबल यूज करते हैं वो ए, तो इसलिए प्रथम पद होगा 3/2। और सर्वांतर डी निकालने के लिए आपको पिछले के किसी एक पद में से आगे वाले एक पद को घटा देंगे तो सर्वांतर आ जाएगा। जैसे 1/2 माइनस 3/2 आप जब सॉल्व करोगे तो एलसीएम आएगा 2, 1 - 3 इज इक्वल टू -2 अपान 2, सॉल्व करेंगे तो -1। ये आपका एपी मतलब सर्वांतर कहलाएगा। सर्वांतर यानी कॉमन डिफरेंस कहलाता है। ठीक है, आई बात समझ में बेटा? ठीक है, अब इस केस में पहला क्वेश्चन ये रहा आपके पास एग्जाम्पल का, जिसमें हम लोगों ने ये किया कि एक सीरीज हमारे पास गिवन थी। पहला काम हमने ये किया कि ये चेक किया कि वो सीरीज जो है वह एपी में है या नहीं है, और दूसरा काम हम लोगों ने ये किया कि इसमें प्रथम पद और सर्वांतर पूछा गया था। ये दोनों बातें हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली। क्लियर है? यदि इतनी बातें समझ में आ गई तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 हमसे ये कहता है संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से एपी नहीं है, यदि इनमें से कोई एपी है तो उनके अगले दो पद लिखिए। ठीक है, एपी है तो कह दो भाई सीरीज कहाँ है, सीरीज तो सर एक ही दिख रहा है ना, नहीं भाई इसके और भी टर्म्स आगे दिख रहे हैं ना, ये सेकंड सीरीज, ये थर्ड, इस तरीके से ऐसे सीरीज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए एक सीरीज हमारे पास गिवन है, हमें पहला काम यही करना है कि इसके सोल्यूशन में हमें चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं है। ठीक है, यदि ये सीरीज एपी में होगा तो सबसे पहला काम तो यही होगा कि T3 - T2
इक्वल टू T2 माइनस T1। पहला काम ये करते हुए इसको चेक करना है हमें कि ये AP में है या नहीं है। तो यानी 16 माइनस 10 इज इक्वल टू 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 6। दोनों साइड इक्वल हैं, यानी ये सीरीज AP में है। यदि ये सीरीज AP में है तो इसके अगले दो पद ज्ञात करने हैं। तो यानी 4 पद तो दे रखे हैं, 5वां और 6वां पद ज्ञात करना है। तो पहले तो इसमें से A निकाल लें, तो इसका प्रथम पद होगा A4 और इसका जो सर्वांतर आएगा वह 10 माइनस 4 बराबर 6 आएगा। ठीक है, A और D जब पता चल जाए तो आपको 5वां पद AP सीरीज का जो प्रथम पद होता है वह A होता है, सेकंड जो होता है वो A प्लस D होता है, थर्ड जो होता है वो A प्लस 2D होता है, फोर्थ जो होता है वो A प्लस 3D होता है, फिफ्थ जो होता है वो A प्लस 4D होता है और सिक्स जो होता है वो A प्लस 5D होता है। ऐसे चलते हैं। ठीक है, अब इस केस में 4 पद तो क्वेश्चन में ही गिवन है, हमें क्वेश्चन नंबर 5 और 6 मतलब पद संख्या 5 और 6 ज्ञात करने हैं। तो पद संख्या 5 यानी अगला एक पद जो आएगा वो A प्लस 4D आएगा। क्या आएगा? A प्लस 4D। A की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है? A की वैल्यू की बात करें तो 4 है, प्लस D की वैल्यू 4 इंटू 6, 4 इंटू 6 क्या आ जाएगा? 28। ठीक है, 6 4 जा 24 अब प्लस 4, 24 प्लस 4 इक्वल टू 28। ठीक है, नेक्स्ट टर्म की बात करें तो A प्लस 5D। A प्लस 5D यानी A की वैल्यू 4 होगी, 5D 5 इंटू D की वैल्यू क्या होगी? 6। तो 4 प्लस 5 इंटू 6 इक्वल टू 30 होगा, 30 प्लस 4 इक्वल टू 34 हो जाएगा। क्लियर है? तो आप यहाँ दो टर्म्स आपके लिखने हैं तो आप लिख दीजिए, एक आएगा 28 और एक आएगा 34। ये रहे दोनों टर्म्स इसके आगे के। क्लियर है बेटा? उम्मीद है आपको बातें समझ में आ रही होंगी। यदि इतनी बातें समझ में आ गई तो इस सीरीज को देखिए ध्यान से, और इस सीरीज को देखते हुए पहले आपको बताना है कि ये AP में है या नहीं है। ठीक है, AP में है या नहीं है, तो AP में होने के लिए कंडीशन क्या है? T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T2 माइनस T1। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर आप हर एक क्वेश्चन के लिए फार्मूला क्यों लिख रहे हो, फार्मूले की क्या रिक्वायर्ड है, आप सीधे वैल्यू पुटअप कर दो ना। लेकिन कंडीशन इतनी है बेटा, कंडीशन इतनी है कि इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि आप मैथ के क्वेश्चन लगाते वक्त हमेशा हर एक क्वेश्चन के लिए जो फार्मूला रिक्वायर्ड है वो फार्मूला जरूर पुटअप करिएगा, क्योंकि जब आप फार्मूला पुटअप करोगे तो आपको फार्मूले याद होंगे, और जब याद होंगे तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखते ही फार्मूला याद आ जाएगा कि हाँ इस फार्मूले पे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इसलिए आपको थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। इसलिए आपको एक काम जरूर करना है कि आपको फार्मूला पुट करना है। ठीक है, तो T3 की वैल्यू है 3 माइनस T1 की वैल्यू है 1, T2 की वैल्यू है 1 माइनस 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 0। डज नॉट इक्वल। ठीक है, डज नॉट इक्वल, तो डज नॉट इक्वल तो इसका मतलब ये AP नहीं है, AP में नहीं है। ठीक है, या AP नहीं है, आप सीधे सीधे लिखिए। और जब AP नहीं है तो अगले दो पद ज्ञात नहीं होंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है ये रहा। ठीक है, सबसे पहली चीज इस क्वेश्चन में थोड़ा सा रॉन्ग लग रहा है हमें। ठीक है, इस क्वेश्चन की सीरीज देखी जाए तो 2 माइनस 2 2 माइनस 2 2 कॉमा इस तरीके से है। ठीक है, मैं एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लूँ। ठीक है, मैं एक बार क्वेश्चन को क्रॉस वेरीफाई कर लूँ, उसके बाद फिर बात करता हूँ। ठीक है, क्रॉस वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पता चलेगा आप क्वेश्चन ही गलत सॉल्व कर रहे हो, इससे बेटर है कि एक बार क्वेश्चन चेक कर लिया जाए। ठीक है बेटा, एक बार क्वेश्चन चेक जरूर कर लिया जाए। हाँ 2 माइनस, हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसा ही है ये वाला। ठीक है, ये थोड़ी सी गलती है। ठीक है, इस गलती को थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब इस केस में आपको क्या करना है कि आपको बताना है AP है या नहीं है। तो पहला काम T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T2 माइनस T1। ठीक है, यही काम करना है आपको। T3 की वैल्यू क्या है? 2 माइनस T2 की वैल्यू क्या है? माइनस 2 इज इक्वल टू T2 की वैल्यू क्या है? माइनस 2 माइनस T1 की वैल्यू क्या है? 2। तो क्या वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 माइनस और माइनस मिलके प्लस, यानी 2 माइनस 2 और माइनस 2 मिलके माइनस 4, यानी यह प्लस 4 और ये आएगा माइनस 4। तो डज नॉट इक्वल। यदि डज नॉट इक्वल तो हम सीधे सीधे कहेंगे AP में नहीं है, AP में नहीं है। ठीक है बेटा, क्या कहेंगे? AP में नहीं है। यदि AP में नहीं है तो फिर अगले दो टर्म्स निकालने की बात ही नहीं आती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1 1 1 2 2 2 3 3 3। ठीक है, सेम क्वेश्चन। ठीक है, फिर एक काम करना है आपको, इसके AP फाइंड आउट करनी है। AP फाइंड आउट करने के लिए कंडीशन क्या है? T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T2 माइनस T1। ठीक है बेटा, T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T2 माइनस T1। T3 की बात करें
तो T3 हमारे पास है 1, T2 की बात करें वो 1, T2 की बात करें 1 और T1 की बात करें वो भी 1, यानी आंसर क्या आएगा 0 इक्वल टू 0। बट ये 0 इक्वल टू 0 तो आ गया, मतलब एपी में है क्या? नहीं भाई, एक काम करिए, कुछ और टर्म ले लीजिए। तो मैं यहाँ से 3 टर्म उठा लेता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ से 3 टर्म उठा लेता हूँ, तो उस केस में उसको भी चेक करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो आप उस केस में लिख सकते हैं T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T2 माइनस T1, ठीक है। ये जो टर्म्स हैं आपके पास T3 यानी 2 माइनस T2, 2 इज इक्वल टू T2 जो है 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इक्वल टू 1, डज नॉट इक्वल, ठीक है। तो आप सीधे सीधे कहेंगे एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, क्लियर है, एपी में नहीं है, क्लियर है बेटा। चलो, यदि इतनी बातें समझ में आ गई तो अब स्टार्ट करते हैं हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने एक्सरसाइज को, और एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे एक्सरसाइज का 5.1 का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है। तो 5.1 का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। मैंने इसके पहले जो क्वेश्चन कराया वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी करा रखा है। यदि जो लोग नहीं देखना चाहे वो स्किप करके सीधे यहाँ आ जाए, ठीक है। अब रही बात कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद, क्वेश्चन देखिए ध्यान से, ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों, ठीक है। तो भाई पहले तो बताना है एपी में है और दूसरा बताना है क्यों है। तो भाई सिंपल सी बात है, एपी में होने के लिए कंडीशन इतनी है कि यदि कोई संख्या एपी में है, तो इसका मतलब यह है कि उसके सर्वांतर कॉमन है, ठीक है। मतलब हर एक टर्म्स के बीच में जो अंतर है वह एक जैसा है। यदि वो ऐसा नहीं होता तो एपी में ही नहीं होता, लेकिन यदि कॉमन सर्वांतर है यानी कॉमन डिफरेंस है, एक जैसा कॉमन डिफरेंस है, तो उस केस में वो एपी में है। अब आइए चेक करते हैं हल, ठीक है बेटा। यदि हल की बात करें, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। मतलब एक व्यक्ति पहले किलोमीटर के लिए टैक्सी पकड़ता है तो उसे 15 रुपये देना पड़ेगा, लेकिन वो 1 किलोमीटर चलने के बाद फिर ड्राइवर से कहता है भैया 1 किलोमीटर और चलो, ठीक है। तो अब उसे कितना देना पड़ेगा? 15 प्लस 8 रुपये देना पड़ेगा। अब 2 किलोमीटर गया, मतलब अपनी प्रारंभिक अवस्था से 2 किलोमीटर चला गया, 2 किलोमीटर जाने के बाद फिर कह रहा है 1 किलोमीटर और चलिए, तो 1 किलोमीटर और चलेगा तो फिर 8 रुपये बढ़ेगा, मतलब 2 किलोमीटर का ये 8 रुपये प्लस 8 रुपये, और इस तरीके से ये बढ़ता रहेगा, तो यानी संख्या लिखा जाए तो 15, 23 और 31, ठीक है। और यदि इसके आगे भी लिखना चाहोगे तो 39, इस तरीके से ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये जो सीरीज मिली तो हमें चेक करना क्या है कि ये जो सीरीज हमारे पास गिवन है ये एपी में है या नहीं है। यदि एपी में है या नहीं तो उसके लिए तो आप महारथी हो ही गए हो। तो T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T2 माइनस T1। T3 की वैल्यू कितनी है? T3 की वैल्यू है 31, माइनस T2 की वैल्यू है 22, T2 की वैल्यू है 22, माइनस T1 की वैल्यू है 15, ठीक है। अब यहाँ से घटा दीजिए तो 31 में से 22 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 31 में से 22, कुछ तो गड़बड़ लगा है, ठीक है। सॉरी 15 8 23 होगा ना भाई, ठीक है, सॉरी 15 8 23, तो 31 में से 23 घटाएंगे तो 8 आएगा, और 15 में से 22 नहीं तो फिर यहाँ 23 हो जाएगा, तो 23 में से 15 घटाएंगे तो वो भी 8 आएगा। तो 8 इक्वल टू 8 है, दोनों साइड बराबर है तो इसका मतलब ये एपी में है। और एपी में होने का मेन कारण क्या है कि सब जगह देखेंगे तो 8 का अंतर दिखाई दे रहा है ना, सब जगह 8 का अंतर दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये सीरीज क्या है? एपी में है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो देखो बहुत ही धमाकेदार है, बहुत ही मस्त है। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझो। क्वेश्चन क्या लिख रहा है? क्वेश्चन लिख रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। मतलब मान लो कि एक बेलनाकार ये आकृति है ना, ये आकृति जो है वो बेलनाकार आकृति है और इसके अंदर हवा भरी जाती है, ठीक है। तो हवा भरी जाएगी तो एक बार हमने इसमें कुछ हवा निकालने वाला मशीन लगाया, ठीक है। तो हवा लगाने वाला मशीन लगाया तो इसमें जितना भी हवा होगा उसका 1/4 भाग हवा बाहर हो जाएगा, ठीक है, हर बार में, ठीक है। तो उस सिचुएशन में फिर हमें बताना है कि उस केस में इसमें जो वैल्यूएशन आएगी, जो वैल्यू आएगी वो एपी में होगा या फिर नहीं होगा। तो मान लिया जाए, माना बेलन का कुछ गिवन नहीं है ना, हमें इसमें कोई भी मात्रा नहीं दी, कोई भी क्वांटिटी नहीं दी, तो मान लेते हैं हम सब। माना बेलन की प्रारंभिक, बेलन का लिखिए, की नहीं अच्छा लग रहा है, बेलन का
ठीक है, बेलन का प्रारंभिक आयतन 64 है। कितना है? 64। ठीक है, 64 है। ठीक है बेटा, कितना है? 64 है, 64 है। ठीक है, प्रारंभिक आयतन कितना है? 64 है, यानी 64 है। ठीक है, यदि अब एक बार इसमें से एयर वैक्यूम, मतलब कि जो मशीन है जिसमें जो लगाने के बाद हवा निकालेगी, यदि उसको इसमें लगा दिया जाए तो इसकी मतलब इसके अंदर, इसका आयतन 64 है तो इसका मतलब इसके अंदर भरी हुई हवा भी 64 वैल्यूएशन की है। ठीक है, यानी कि किसी भी बेलनाकार या किसी भी 3D ऑब्जेक्ट के अंदर जितना स्पेस होता है उतना स्पेस में क्या होता है, वही उसका आयतन होता है और उस पूरे आयतन में हवा भरा होता है। यही तो है ना। अब इस केस में ये आयतन के बराबर, इस आयतन के बराबर इसमें हवा भरी हुई है। एक बार इसमें यदि पंप लगाया गया तो इसमें से इसकी जितनी हवा है उसका 1/4 भाग बाहर हो जाएगा। तो यानी पहली बार इसमें पंप लगाया जाए तो 64 का 1/4 भाग, 64 का 1/4 भाग बाहर हो जाएगा। तो यानी कितना बाहर हो जाएगा? 16। 16 चौका 64 होता है, 16 बाहर हो जाएगा। 16 बाहर हो जाएगा तो सेकंड स्टेप में कितना बचेगा? द्वितीय बार में निकलने के बाद कितना बचेगा? तो 64 - 16 = 48 बचेगा। कितना बचेगा? 48। पक्का? ठीक है, यानी पहले स्टेप में 64 था हमारे पास, फिर पहली बार में जब हमने मशीन लगाया, पंप लगाया, पंप लगाने के बाद जब हवा निकल गई तो हवा निकलने के बाद जो बचा वो मात्रा कितनी है? 48। फिर हम लगाएंगे तो क्या होगा? फिर हम लगाएंगे तो फिर वही हाल होगा कि 48 का 1/4 भाग क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। तो 12 चौका 48, यानी 12 आएगा। ठीक है, तो 12 आएगा तो क्या बचेगा भैया? तो 48 - 12 = 36। बचा कितना? 36। यानी पहले बार में 64 था, फिर एक बार फिर पंप लगाया, उसमें से 1/4 बाहर निकाला तो 48 बचा। 48 में से फिर 1/4 बाहर निकाला तो 36 बचा। 36 का 1/4 फिर हवा बाहर निकाल देते हैं तो 36 × 1/4 = 9 आएगा। 9 चौका 36 होता है, होगा ही होगा। ठीक है, बचेगा कितना भैया? 36 - 9 = 25। 6 नहीं 27 आना चाहिए। 27, हाँ 27 3 30 6, हाँ ठीक है 27 आना चाहिए। ठीक है, यानी कि एक सीरीज इसको बना लिया जाए तो इस सीरीज के अकॉर्डिंग जो क्रम बनेगा 64 48 36 27 ... यही बनेगा। अब इस केस में इसको चेक करिए, क्या ये एपी में है? चेक करिए एपी में है। तो एपी चेक करने के लिए फार्मूला है T3 - T2 = T2 - T1। T3 यानी 36, T2 यानी 48। T2 की वैल्यू की बात करें तो 48 - 64। यदि 36 में से 48 घटाओगे तो यानी 6 में से 8 में से 6 घटाओगे 2 आएगा, 4 में से 3 घटाओगे 1 आएगा, लेकिन बड़ी संख्या माइनस में तो इसलिए माइनस लग जाएगा। ठीक है, 14 में से 8 घटाइए 6 आएगा, 6 में से 4 घटाइए नहीं 5 हो जाएगा, 5 में से 4 घटाइए 1 आएगा, बड़ी संख्या माइनस में तो माइनस। ये तो गड़बड़ हो गया भाई। ठीक है, T2 - T1। ठीक है, T2 - T1 48 2 50 14। हाँ ठीक है, अब इस केस में यदि आप देखोगे तो दोनों साइड इक्वल नहीं है। क्या है? दोनों साइड इक्वल नहीं है। और ये दोनों साइड इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई? क्वेश्चन समझ में आया? तरीका समझ में आया आपको? ठीक है, तरीका समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपके पास अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर तो आप क्वेश्चन ऐसे चुटकी बजाते ही बता दोगे। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखो। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, प्रत्येक मीटर की खुदाई मतलब गड्ढा खोदने की बात हो रही है ना, एक गड्ढा खोदने की बात हो रही है। यदि 1 मीटर गड्ढा खोदा जाए तो 1 मीटर खोदने का जो चार्ज है वो 150 रुपये है। लेकिन 1 मीटर के बाद फिर 1 मीटर खोदने की बात करें तो उसके लिए बस केवल और केवल कितना देना पड़ेगा? मात्र 50 रुपये। मतलब 1 मीटर गड्ढा खोदोगे तो 150 मिलेगा, लेकिन 1 मीटर के बाद फिर 1 मीटर खोदोगे वहीं पर नीचे तो फिर आपको केवल 50 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है, मतलब कि 2 मीटर का गड्ढा खोदोगे तो 200 रुपये मिलेंगे। तो यानी इसमें यदि इसकी प्रारंभिक वैल्यू बात करें तो 150 है, जब दूसरी बार मिलोगे तो 150 + 50 हो जाएगा, तीसरी बार 150 + 50 + 50 हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही ये बढ़ता रहेगा। थोड़ा सा देखा जाए तो सिंप्लीफाई करके 150 200 250
300, ऐसे ही क्रम से ये चलता रहेगा। ठीक है, 150, 200, 250 और 300। अब इस केस में हमें पहला काम तो यही करना है कि ये AP है कि नहीं है। ठीक है, AP होने के लिए कंडीशन क्या है, T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T2 माइनस T1। T3 यानी 200 माइनस T2 150, सॉरी बाय मिस्टेक। ठीक है, T3 की वैल्यू है 250 माइनस T2 क्या है 200, T2 की वैल्यू है 200 माइनस T1 की वैल्यू है 150। यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो 250 माइनस 200 इक्वल टू 50 आएगा एंड 200 माइनस 150 इक्वल टू 50 आएगा। दैट्स मीन 50 इक्वल टू 50, यानी दोनों साइड्स इक्वल है। यदि वैल्यू इक्वल है तो इसका मतलब कहेंगे ये जो सीरीज है वह AP में है, AP में है। ठीक है, और जब AP में है तो क्यों है, क्योंकि यहाँ सब जगह सर्वांतर बराबर है। ठीक है, सब जगह सर्वांतर बराबर है इसलिए AP में है। ठीक, आगे की ओर बढ़ते हैं तो अगले क्वेश्चन की ओर। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। मतलब सबसे पहली चीज ये बताइए कि यदि 10,000 कोई व्यक्ति रखा हुआ है, इस पर ये प्रतिवर्ष 8% का चक्रवृद्धि ब्याज देता है। ठीक है, तो हर साल की जो राशि आएगी क्या वो एक AP सीरीज बनाएगी, ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, अब AP मतलब चक्रवृद्धि ब्याज जमा कर रहे हो तो चक्रवृद्धि मिश्र धन भी निकलना चाहिए। तो उसके लिए फार्मूला होता है A इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 पावर n। और यहाँ n की वैल्यू तो 1 हो जाएगी क्योंकि प्रत्येक वर्ष की बात कर रहे हैं। ठीक है, प्रत्येक वर्ष के लिए बात कर रहे हैं तो उस केस में अब थोड़ा ध्यान से इसको देखते हुए थोड़ा सा लगाइए क्वेश्चन को। ठीक है, अब क्वेश्चन को लगाएंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। आइए थोड़ा देखते हैं, इसका हल करते हैं। ठीक है, कि हल की बात करते हैं। देखो, यानी मूलधन कितना है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि का 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ठीक है, अब मूलधन इसका कितना है, मूलधन 10,000 का है, मूलधन 10,000 का है। ठीक है, ब्याज कितने का है भाई, 8% वार्षिक, 8% वार्षिक, ये जमा करना है। अब यदि मान लो सपोज करो, यदि सपोज किया जाए कि व्यक्ति पहली बार 10,000 जमा करके आया। ठीक है, आ गया जमा करके, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बार जमा करेगा तो कितना करेगा, तो दूसरी बार जमा करने के लिए जो फार्मूला है वो A इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 पावर n। ठीक है, तो एक साल बाद ही जमा करना है। तो जब 10,000 लेके आया तो एक साल बाद जमा करेगा तो 8% के हिसाब से एक ही साल हुआ, तो एक लिखा जाएगा। यहाँ तो कितना लिखा जाएगा, 10,000 ब्रैकेट में 1 प्लस 8/100, ये होगा सेकेंड टाइम में। थर्ड टाइम में कितना जमा करेगा भाई, तो थर्ड टाइम में जब जमा करेगा वो तो मिश्र धन जमा कर रहा है ना, चक्रवृद्धि ब्याज है ना वो, तो 10,000 पे ही जमा करेगा 10,000। ठीक है, तो अब उस केस में चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालने के लिए फिर यही फार्मूला लगेगा, यानी 10,000 ब्रैकेट में 1 प्लस 8/100 पावर क्या हो जाएगा 2, क्योंकि दूसरे साल इस तरीके से चलता रहेगा। अब थोड़ा ध्यान से देखो, क्या इसमें जो कॉमन मिल रहा है, इसमें जो कॉमन मिल रहा है वो कॉमन एक जैसा है क्या, कॉमन यदि निकालने का हम प्रयास करें तो यदि T2 में से यदि हम इसको T2 माने, इसे T1 माने और इसे T3 माने, तो T2 में से T1 घटाओगे तो ये 1 प्लस 8/100 आएगा क्या, बोलो भाई आएगा क्या। और दूसरी बार जब T3 में से घटाएंगे तो वो वैल्यू सेम आएगी क्या, आओ चेक करते हैं। ये मिश्र धन बन गया, तो फार्मूले के हिसाब से T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T2 माइनस T1। इसको थोड़ा आसान भी कर सकते हो हल करके। ठीक है, इच्छा तुम्हारी है, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें हल करना है या फिर ऐसे ही काम करते रहना है। ठीक है, हल करना चाहो तो कर सकते हो। कैसे हल करना है सर, तो सबसे पहले हम इसको हल कर देते हैं। ठीक है, 108/100 गुणे 10,000। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 100 गुणे 108 यानी 10,800, ये आ जाएगा। यानी इसकी वैल्यूएशन जो है वो 10,800 है, 10,800। यदि इसके वैल्यूएशन की बात करें, ठीक है, इसके वैल्यूएशन की बात करें तो ये 2 बार गुणा हो जाएगा,
तो यानी 108/100, फिर 2 जीरो से 2 जीरो काट दो तो ये पूरा ही कट जाएगा, तो यानी क्या आएगा 108 गुणे 108, ठीक है। 108 गुणे 108 करोगे तो कितना आएगा बताओ, तो यहाँ कर लेते हैं 108 इंटू 108, ये आएगा 8 8 64 को 4 हाथ से लगा 6, तो 6 पूरा उतार लो, 8 एकम 8 इंटू 000 इंटू 801, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 46611 यानी 11,664, क्या आएगा 11,664, ठीक है। ये सीरीज आ गई। अब थोड़ा घटा लेते हैं, तो T3 यानी 11,664 माइनस T2 की वैल्यू क्या है 10,800 इक्वल टू 10,800 माइनस T1 की वैल्यू कितनी है 10,000, ठीक है। यदि आप इधर सॉल्व करोगे तो इधर सीधे सीधे 800 आएगा, लेकिन जब इधर सॉल्व करोगे तो उस केस में 10,800 यानी 200 मिला, इधर 1108 यानी कि 6 2 864 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा 864 रुपया। इधर 800 आया, इधर 864 रुपया आया। क्या ये दोनों बराबर हैं? क्या ये दोनों बराबर हैं? तो ये दोनों बराबर तो है नहीं, और यदि ये दोनों बराबर नहीं हैं तो इस केस में ये फिर कहेंगे कि ये AP में नहीं है, AP में नहीं है। क्लियर है बेटा? बात समझ में आ रही है? चलो क्लियर है, चलो वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मतलब प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। इसमें क्वेश्चन दे रहा है कि दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद व सर्वांतर निम्नलिखित है, ठीक है। तो पहली चीज कि AP सीरीज बनाते कैसे हैं, तो AP सीरीज बनाने के लिए फार्मूला हमने बता रखा है A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D डॉट 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 करके ऐसे ही बनाते चले जाइए, ठीक है। क्लियर है? यदि A और D हमें पता हो तो 4 पद बनाना बहुत ही आसान है। A की वैल्यू 10, पहला पद बन गया। A प्लस D यानी 10 प्लस 10, A प्लस 2D यानी 10 प्लस 2 गुणे 10, A प्लस 3D यानी 10 प्लस 3 गुणे 10, A प्लस 4D यानी 10 प्लस 4 गुणे 10, ऐसे डॉट डॉट करके 4 पद मिल जाएंगे। सॉरी 4 बोले थे हम लोगों ने, 5 निकाल दिए। 10 कॉमा 10 प्लस 10 20 आ जाएगा, कॉमा 10 दूना 20 और 10 मिला के 30 आएगा, 10 23 30 और 10 मिला के 40 आएगा, 10 चौका 40, 40 और 10 मिलाकर 50 आएगा। डॉट डॉट करके छोड़ दीजिए। ये बन गया हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। ये पूरे के पूरे क्या हैं 4 पद, सॉरी 4 नहीं है 5 है, बट ठीक है। क्लियर है? कितना आसान सा काम है, एकदम आसान सा तरीका है, बहुत ही परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत आसानी से सारे आंसर आ जाएंगे, कोई भी पंचायत करने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। बस केवल और केवल फार्मूला पता होना चाहिए, वैल्यू रखने आना चाहिए और कैलकुलेशन ठीक से आना चाहिए। यदि इतनी चीज़ें आ रही हैं तो आप आसानी से पूरा कैलकुलेशन कर पाओगे और आसानी से आप अपने क्वेश्चन का आंसर भी ला पाओगे। और क्वेश्चन का आंसर आ गया और आपके लिखने का तरीका ठीक रहा तो आपको एग्जाम में नंबर से कोई नहीं रोक सकता भाई, नंबर से कोई नहीं, ठीक है, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर A की वैल्यू तो 2 है लेकिन D की वैल्यू 0 है। जब D की वैल्यू 0 है तो उस केस में प्रथम पद A वो तो -2 आएगा, लेकिन द्वितीय पद A प्लस D वो भी -2 आएगा कि -2 प्लस 0 इक्वल टू -2 ही होगा, ठीक है। तृतीय पद की बात करें तो A प्लस 2D जो आएगा वो -2 प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू -2 आएगा, ठीक है। तृतीय पद की बात करें तो A प्लस 3D इज इक्वल टू -2 प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू -2 फिर आएगा। यानी जो सीरीज बनेगी यहाँ पर वो -2 डॉट 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 ऐसे बनेगी। क्लियर है बेटा? बात समझ में आ रही है? कितना आसान सा काम है ना, कितना आसान सा है, कोई परेशान होना ही नहीं है, ठीक है, कोई परेशानी ही नहीं है, ठीक है। चलिए इतनी बातें समझ में आ गई, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा, बहुत आसान सा काम है। फिर से वापस प्रथम पद जो होएगा A वो 4 लिखिए, द्वितीय पद जो होगा वो A प्लस D यानी 4 प्लस -3 इज इक्वल टू 4 - 3 इक्वल टू 1, ठीक है। तृतीय पद जो होगा वो A प्लस 2D
यानी 4 प्लस 2 गुणे -3 इज इक्वल टू 4 माइनस 6 इज इक्वल टू -2। तृतीय चतुर्थ पद जो होगा वो a प्लस 3d इज इक्वल टू 4 प्लस 3 गुणे -3 इज इक्वल टू 4 प्लस -9 इज इक्वल टू 4 माइनस 9 इज इक्वल टू -5। ठीक है, यानी जो सीरीज बनेगी वह 4 1 -2 -5 डॉट 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 बनेगी। ठीक है बेटा, देखो कितना आसानी से आ रहा है ना, परेशान होना ही नहीं है, एकदम परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, एकदम आसानी से क्वेश्चन का आंसर आएगा, कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, इतना आसान काम है कि क्या ही बताया जाए। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, a की वैल्यू -1 एंड d की वैल्यू 1/2। ठीक है, तो क्या करना है, पहले a निकालना है, a की वैल्यू -1 आ जाएगी, फिर a प्लस डी निकालना है, a प्लस डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 -1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1/2। ठीक है, सॉल्व करने आता है ना, a प्लस 2d, तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू तो हमारे पास -1 है। ठीक है, a की वैल्यू तो -1 है, प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 1/2 है, 2 से 2 कैंसिल करो, क्या आएगा -1 प्लस 1 इक्वल टू 0। अरे भट्ट चचा, ठीक है, क्लियर है, -1 प्लस 1 इक्वल टू 0। फोर्थ टर्म्स की बात करें तो a प्लस 3d क्या आएगा, a की वैल्यू -1 प्लस 3 इंटू 1/2 इज इक्वल टू -1 प्लस 3/2। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो -2 प्लस 3 अपान 2 इज इक्वल टू +1 अपान 2। ठीक है, यानी आप जब इसका सीरीज बनाओगे तो सीरीज बन के आएगा आपके पास -1 -1/2 0 एंड प्लस का 1/2 डॉट 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 डॉट। ठीक है, क्या बन के आएगा भाई, याद आ रहा है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? किसी को यदि कोई दिक्कत है तो वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएगा कि सर अपन को आ नहीं रहा है, अपन को दिक्कत हो रही है। ठीक है, क्लियर है, इतनी बातें समझ में आ गई, -1 -1/2 0 1/2 डॉट 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 डॉट। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला जो है आपके पास a इज इक्वल टू -1.25 एंड d इज इक्वल टू -0.25। ओहो, देन बहुत आसान सा काम है, कैलकुलेशन। देखो सबसे पहली चीज़, ये चैप्टर जो है ना बहुत ही आसान सा है, बहुत ही मज़ेदार सा है। इस चैप्टर के क्वेश्चन यदि आप एग्जाम में छोड़ के आ गए ना तो समझ लो आपसे बड़ा गधा कोई नहीं है। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं कहना चाहिए, बट कंडीशन इतनी है कि यदि आप इस चैप्टर के क्वेश्चन, क्योंकि इतने आसान से चैप्टर है ना, इतने आसान से चैप्टर में 2 काम करने हैं आपको, केवल फार्मूला याद करने हैं और वैल्यू पुटअप करना आनी चाहिए। ठीक है, वैल्यू पुटअप करने का मतलब कि कैलकुलेशन भी आपको आना चाहिए। अब पता चले आपको जोड़ घटाना नहीं आ रहा, क्लास टेंथ में हो आप, क्लास 10 के अंदर जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं आ रहा है तो कैसे काम चलेगा भाई। ठीक है, तो इसलिए आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि जोड़ घटाना गुणा भाग और आपको क्लास 10 के अंदर वैल्यू पुटअप करना आना चाहिए। ठीक है, और फार्मूला तो याद करना ही पड़ेगा आपको, इतना चीज़ कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ से a इक्वल टू आ जाएगा -1.25, फर्स्ट टर्म आ गया, a प्लस डी, ये कितना आएगा -1.25 माइनस, क्योंकि प्लस है तो माइनस लगा दीजिए, तो 0.25। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा -1.25, माइनस माइनस मिलके प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा 0.25। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो -1.50। ठीक है, ये कौन सा पद हुआ, सेकेंड टर्म हुआ। अब हमें क्या चाहिए, थर्ड टर्म, यानी a प्लस 2d यानी माइनस का 1.25 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू क्या है माइनस का 0.25। ठीक है, क्या आंसर आएगा, माइनस का 1.25 प्लस माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ डायरेक्ट माइनस ही लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, डायरेक्ट माइनस लिखेंगे, क्या आएगा -2 इंटू 0.25, 2 इंटू 0.25 यानी 5 2 10, 0 2 दूना 4 और 1 5, ये लगा दिया, 2 अंक पे दशमलव यहाँ लगा दिया, यानी 0.25 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1.75। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा थर्ड टर्म। फोर्थ टर्म की बात करें तो a प्लस 3d हो जाएगा, a प्लस 3d की वैल्यू मतलब -1.25 और प्लस 3 इंटू डी, 3 की वैल्यू 3 रख दीजिए, d की वैल्यू 0.25 रख दीजिए, वो भी माइनस में, क्या आ जाएगा -1.25 प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, तो 3 इंटू 0.25 यानी 0.75। आंसर क्या आ जाएगा, -2।
तो जो सीरीज बनेगी आपके पास वो क्या बनेगी, -1.25 कॉमा -1.5 कॉमा -1.75 कॉमा -2 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये सीरीज आपकी बनेगी यहाँ पर। बोलो भाई, समझ में आ रहा है क्या? क्लियर हो रही है चीज़ें? यदि चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है, क्या दिया गया है भाई? ठीक है, थोड़ा ध्यान से, सॉरी थोड़ा सा कष्ट करना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से थोड़ा। ठीक है, इस क्वेश्चन को यदि ध्यान से देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए, तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 का एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूं और उसके बाद आप सारे के सारे क्वेश्चन लगाओगे, फिर मैं जब नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊंगा तो उसके अंदर इसके सारे क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, चलिए आइए। सबसे पहला काम क्या है कि ये बताना है आपको क्या बताना है भाई? आपको ये बताना है कि जो सीरीज दी है एपी के लिए प्रथम पद और सर्वांतर लिखना है। तो प्रथम पद, ये सीरीज दे रखी है, इस सीरीज के लिए प्रथम पद और सर्वांतर बताना है हमें। तो पहले एपी में है, ये तो क्वेश्चन ही कह रहा है कि एपी में है। जब क्वेश्चन कह रहा है एपी में है तो हमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सीरीज हमारे पास है 3, 1, -1 एंड -3 एंड डॉट डॉट डॉट। तो इसमें प्रथम पद जो होगा वो a = 3 आ जाएगा। जब d की बात करेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, पीछे के किसी टर्म में से आगे का कोई टर्म घटा लीजिए, घटाने के बाद जो आएगा वो आपका d कहलाएगा। तो यानी 1 - 3 = -2। यानी इस सीरीज के लिए जो प्रथम पद होगा वह a = 3 आएगा और d = जो आएगा वो -2 आएगा। देखो कितना आसान काम है, एकदम आसान सा काम है। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोगों से कि आप लोग इस चैप्टर के थर्ड एक्सरसाइज को सॉल्व करिएगा, मतलब सॉरी 5.1, ये जो 5.1 है इसका जो एक्सरसाइज 5.1 है, 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसके एक क्वेश्चन को मैंने बता दिया है। इसके बाद जो क्वेश्चन बचे हैं वो आपको ट्राई करना है। ट्राई करने के बाद जो टाइम, मतलब कि जो क्वेश्चन बच जाएंगे उससे कमेंट करके आप पूछेंगे तो मैं बता दूंगा, नहीं तो अदरवाइज दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको लेके आऊँगा, इसके बाद इसके सेकेंड लेक्चर के अंदर इस पूरे एक्सरसाइज के सोल्यूशन को, तो वहाँ पे आप मिलान कर सकते हैं कि हमने जो सॉल्व किया है वो सही है या फिर गलत है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।